हेलो एंड वेलकम टू टुडेज डिस्कशन। करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। भारत में चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज द ओनली ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन राजस्थान। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द साउथ मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे दक्षिणी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। द थर्ड स्टेटमेंट इज नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1, 2, 3 यानी कि तीनों जो सही है, तीनों सही है। 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र वास्तव में राजस्थान में एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो ये सही है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 सही है। तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे दक्षिणी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कथन 3 जो है वो सही है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू genome editing tool developed by researchers from the ICAR National Rice Research Institute and Pennsylvania State University। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नए जीनोम संपादन उपकरण का प्राथमिक महत्व क्या है? इट इज बेस्ड ऑन ए प्रोटीन फ्रॉम ए बैक्टीरियल कॉल्ड डिनोकोसस रेडियोड्यूरेंस। यह डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस नामक जीवाणु से प्राप्त प्रोटीन पर आधारित है। इट इज द फर्स्ट जीनोम एडिटिंग टूल डिजाइन स्पेशली फॉर एनिमल्स। यह विशेष रूप से जानवरों के लिए डिजाइन किया गया पहला जीनोम संपादन उपकरण है। द थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज लार्जेस्ट जीनोम एडिटिंग टूल डेवलप्ड सो फार। यह अब तक का विकसित सबसे बड़ा जीनोम संपादन उपकरण है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एडिटिंग द जीनोम्स ऑफ डिकोड्स। इसका उपकरण विशेष रूप से बीज पत्र जीवों के जीनोम को संपादन करने के लिए किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज इट इज बेस्ड ऑन ए प्रोटीन बेस्ड फ्रॉम ए बैक्टीरियम कॉल्ड डायनोकोकस रेडियोन्यूरॉन्स। यह डायनोकोकस रेडियोन्यूरॉन्स नामक जीवाणु से प्राप्त प्रोटीन पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नया लघु जीनोम संपादन उपकरण विकसित किया है जो कृषि अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। यह नया उपकरण बैक्टीरिया डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस से ISDRA2-TNPB नामक प्रोटीन पर आधारित है जो इन प्रोटीनों के आकार का आधा से भी कम है, जो इस पौधे के जीनोम संपादन के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। यह TNPB आधारित प्रणाली संपादन दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करती है, विशेष रूप से उन पौधों में जहां पारंपरिक उपकरण कम प्रभावी रहे हैं। शोधकर्ताओं ने इसे मोनोकोट्स जैसे कि चावल, डाइकोट्स जैसे कि अरेबिडोप्सिस दोनों पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है।
हालांकि डाइकोट्स में दक्षता जो है वो कम पाई गई है। यह प्रणाली बेस एडिटिंग और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन दोनों कर सकती है, जिससे फसल सुधार के लिए नई संभावनाएं खुलेगी, जैसे कि चावल जैसे फसलों की चक्रवात में होने वाले नुकसान से कम करने के लिए पौधों की ऊंचाई को कम कर दिया जाएगा। नए उपकरण की क्षमता पौधों के जीनोम को सटीक रूप से संशोधित करने, संभावित रूप से अवांछनीय लक्षणों को हटाने या लाभकारी लक्षणों को पेश करने की क्षमता से निहित है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ टेंशंस इन द साउथ चाइना सी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण चीन सागर में तनाव के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संभावित प्रभाव का सही वर्णन करता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। वैश्विक व्यापार के लिए आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। द सेकेंड स्टेटमेंट इज इंक्रीज शिपिंग कॉस्ट ड्यू टू रिपूटिंग ऑफ वेसल। जहाजों के मार्ग बदलने के कारण शिपिंग लागत में वृद्धि। द थर्ड स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबली। वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन में उल्लेखनीय कमी। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? नन, यानी कि इसमें से कोई गलत नहीं है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन एक जो है वो सही है। दक्षिण चीन सागर में तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कथन दो सही है। तनाव बढ़ने से जहाजों को संघर्ष क्षेत्रों से बचने के लिए अपना मार्ग बदलना पड़ सकता है, जिससे शिपिंग लागत बढ़ सकती है। कथन तीन सही है। दक्षिण चीन सागर पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। किसी भी व्यवधान के कारण इन संसाधनों के वैश्विक परिवहन में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है, जिससे दुनिया भर के ऊर्जा बाजार प्रभावित होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ KAPS-4 द न्यूक्लियर रिएक्टर एट काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसको KAPS बोला जाता है, यानी कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि गुजरात में है। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु रिएक्टर KAPS-4 का क्या महत्व है? तो इट इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर टू अचीव 100 मेगावाट कैपेसिटी। यह 1000 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज द इंडियाज सेकेंड इंडिजीनियस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। यह पूरी दक्षता पर संचालित होने वाला भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर है। द थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज ए फॉरेन डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेटिंग इन इंडिया। यह भारत में संचालित एक विदेशी डिजाइन वाला परमाणु रिएक्टर है। चौथा स्टेटमेंट है इट इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर स्टिल इन ऑपरेशन इन इंडिया। यह भारत में अभी भी संचालित सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इट इज इंडियाज सेकेंड इंडिजीनियस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर टू ऑपरेट ए फुल कैपेसिटी। यह पूरी क्षमता पर संचालित होने वाला भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में KAPS इसलिए महत्वपूर्ण है। KAPS-4 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, जो पूर्ण परिचालन क्षमता प्राप्त करने वाला है। यह भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमताओं में एक मील का पत्थर जो घरेलू रिएक्टर डिजाइन और इंजीनियरिंग की प्रभावशीलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। निम्नलिखित में से कौन सा
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के उद्देश्यों का सही वर्णन करता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंक्लूजिबिलिटी एंड एक्सेस फॉर सेलर्स, विक्रेताओं के लिए समावेशिता और पहुंच। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटी, ई कॉमर्स गतिविधियों का केंद्रीकरण। तीसरा है इंडिपेंडेंस एंड इंक्रीज चॉइसेज फॉर कस्टमर्स, उपभोक्ताओं के लिए स्वतंत्रता और बढ़े हुए विकल्प। चौथा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर ONDC प्लेटफॉर्म, ONDC प्लेटफॉर्म के लिए लाभ का अधिकतमीकरण। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, उपयोगकर्ताओं में से कौन सा सही है? तो 2 नंबर यानी कि 1 और 3 जो है वो आपको सही है। 1 और 3 जो है वो आपको सही है। ठीक है, 1 और 3 जो है आपको सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ई मार्केट प्लेस को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म है जिससे विक्रेता और ब्रांड बिचौलियों को दरकिनार करते हुए सीधे ग्राहकों को उत्पाद सूचीबद्ध कर बेच सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए ओपन सोर्स नेटवर्क पर में परिवर्तित है। कथन 1 सही है। ONDC का उद्देश्य विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और MSME के लिए समावेशिता और पहुंच को सुनिश्चित करना है। कथन 2 जो है वो गलत है। ONDC ई कॉमर्स को विकेंद्रीकृत करने पर केंद्रित है, न कि इसे केंद्रीकृत करने पर। कथन 3 सही है। ONDC बाजार को विक्रेताओं की एक श्रृंखला विस्तृत श्रृंखला के लिए खोलकर उपभोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता और विकल्प प्रदान करना चाहता है। कथन 4 गलत है। एक गैर लाभकारी इकाई के रूप में ONDC लाभ अधिकतमीकरण पर नहीं बल्कि भारत में ई कॉमर्स पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। तो ये थी आज की डिस्कशन। ये देख लीजिए गवर्नमेंट्स जो है वो कैसे काम करता है, जो प्लेटफॉर्म है ONDC वो कैसे काम करता है। तो अभी अब कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर क्या करता है कि सर्विस प्रोवाइडर का मोबाइल यूज़ करता है, ठीक है, और वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट करता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है ये सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ओपन नेटवर्क मॉडल क्या है कि ये आपको सेवर बायर्स एप्लीकेशन, ओपन नेटवर्क जो है वो प्रोवाइडर्स एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं। In ONDC network centric model, buyers and sellers can transact no matters what platform application they use. दोनों एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है, और वो अपना सामान जो है एक दूसरे को बेच सकते हैं। ओपन AI पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज